हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे सीडीपी की मैराथन क्लास है। ये खासकर यूपी टेट के लिए बनाई गई है। ठीक है, अगर आप ये जितने भी घंटे की क्लास होगी, मुझे लगता है कि 2-3 घंटे में ही ख़त्म होगा। कई सारे क्वेश्चन लिए हैं, लगभग मैंने मतलब हर ईयर का क्वेश्चन लिया है यूपी टेट का, जितने भी आए हुए हैं। ठीक है, तो ये 2 से 3 दिन चलेगी और इसको आप करते हो, पूरा करते हो इन क्लासेज को, तो आपका सीडीपी में 30 कर ले जाओगे। बाकी मेरी हिंदी की क्लासेज भी चल रही हैं यूपी टेट के लिए, और पर्यावरण की भी मैराथन क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं आज से, तो वो क्लासेज भी ज़रूर फॉलो करिए। आपको डायरेक्टली आपको 30 में से ये मान के चलिए, जो कोई मैराथन क्लास देखता है तो 30 में से मान के चलिए यही 25-26 क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से फंस जाएंगे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे पर्यावरण हो, है ना। तो पूरे जब क्वेश्चन यहीं से फंस रहे हैं तो ज़्यादातर चीज़ें आप यहीं से पढ़ लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है। ठीक है, यहाँ पे वृद्धि की बात की जा रही है। ओके, तो देखो 2 चीज़ें हम पढ़ते हैं बाल विकास के अंतर्गत, वृद्धि जिसे हम अभिवृद्धि कहते हैं, और विकास। जब हम वृद्धि की बात करेंगे ना, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हमारे भार में परिवर्तन, वजन में वृद्धि, इसको कहेंगे हम अभिवृद्धि या फिर वृद्धि। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे हमारे सोचने विचारने की क्षमता, तार्किक ज्ञान और विश्लेषणात्मक शक्ति, क्रिएटिविटी, अपसारी चिंतन, इन सब की बात करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा डेवलपमेंट, विकास। लेकिन जब हम विकास की बात करेंगे ना, तो विकास में अभिवृद्धि को भी शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। ठीक है, तो वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है शारीरिक विकास से। शारीरिक विकास का मतलब क्या होता है, किसी भी बच्चे की लंबाई बढ़ना, उसकी चौड़ाई बढ़ना, उसका वेट बढ़ना, उसके बाल बढ़ना। ठीक है, ये मतलब जो चीज़ें हम माप सकते हैं, जो चीज़ें हम माप सकते हैं, जैसे लंबाई को हम माप सकते हैं। ठीक है, शरीर का वजन बढ़ रहा है, माप सकते हैं, शरीर का आकार बढ़ रहा है, माप सकते हैं, है ना। तो जितनी भी चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं, जो चीज़ें माप सकते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, अभिवृद्धि कहेंगे या फिर वृद्धि कहेंगे। लेकिन विकास का मतलब होता है, अब उसमें वृद्धि को भी शामिल किया जाता है। शारीरिक मतलब उसमें शारीरिक और मानसिक दोनों पक्ष शामिल होते हैं। लेकिन जब हम अभिवृद्धि की बात करते हैं तो उसमें शारीरिक पक्ष जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं वही चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखना है अभिवृद्धि और विकास के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यह एक मात्रात्मक पहलू है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि अभिवृद्धि को मापा जा सकता है। यहाँ पे अभिवृद्धि लिखा, वृद्धि लिखा है, लेकिन वृद्धि को आप अभिवृद्धि से समझेंगे। ठीक है, अभिवृद्धि क्या होता है, मात्रात्मक पहलू है, मतलब माप सकते हैं, मात्रा। ठीक है, यह जीवन पर्यंत नहीं चलती है, बिल्कुल अभिवृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। आपकी लंबाई ज़िंदगी भर नहीं बढ़ती है। ठीक है, कोई हो तो बताओ भाई, कुछ एज के बाद एक पर्टिकुलर एज डिसाइड होती है, उसके बाद आपकी ना तो लंबाई बढ़ेगी, है ना, ना तो आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे। भाई जब आप लास्ट स्टेज में पहुंचते हो तो कहाँ ग्रोथ होती है बालों में, है ना, जब आप एकदम ही बूढ़े हो जाते हो, है ना, तो ये चीज़ें नहीं बढ़ पाती हैं जनरली। ठीक है, तो जो अभिवृद्धि होती है वो एक तो उसमें उसको हम मात्रा में माप सकते हैं, इसलिए क्या है, मात्रात्मक पहलू है, सही बात है। ठीक है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है, ये भी सही है। अभिवृद्धि क्या होती है, केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें इसमें बी वाला देखिए क्या क्या लिखा है कि यह मापने योग्य नहीं है। भाई मापा जा सकता है, आपके वजन को मापा जा सकता है ना, और ये कह रहा है मापने योग्य नहीं है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो बी गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगी टेलीग्राम पे, जो बच्चे हैं उनको मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं उनको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। ठीक है, अभिवृद्धि शारीरिक होती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभी देखा हमने। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। ठीक है, मात्रा में होती है। अभिवृद्धि मापनीय होती है, मतलब मापा जा सकता है। ठीक है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यही गलत है। अभिवृद्धि आपकी जीवन पर्यंत नहीं चल सकती है,
उसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपकी लंबाई ज़िंदगी भर नहीं बढ़ सकती है, एक निश्चित आयु तक ही आपकी लंबाई बढ़ेगी, ठीक है, जीवन भर नहीं बढ़ेगी। इसीलिए अभिवृद्धि क्या है, जीवन भर नहीं चलती है, ठीक है। लेकिन जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो जीवन पर्यंत चलता है, जन्म से मृत्यु तक चलता है, सतत रूप से चलता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा अभिवृद्धि और विकास में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे यूपी टेट में, ठीक है। अभिवृद्धि और विकास, तो अभिवृद्धि क्या होती है, शारीरिक होती है, ठीक है। अभिवृद्धि को मात्रा के रूप में दर्शाया जा सकता है, ये मात्रात्मक होती है, ठीक है। अभिवृद्धि वृद्धि एक ही होता है, ठीक है, यह मापनीय होती है। और वृद्धि क्या होती है, एक निश्चित आयु तक चलती है। अब हम विकास के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम विकास की बात करें तो इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों पक्ष शामिल होते हैं। विकास का मतलब क्या है, हमारा सर्वांगीण विकास, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। तो हम विकास की बात करेंगे तो अभिवृद्धि भी इसमें समाहित होता है, इसीलिए इसको कहते हैं शारीरिक और मानसिक दोनों। विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, लेकिन विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है। विकास को मापा नहीं जा सकता। आपकी कितनी सोचने विचारने की क्षमता है, ठीक है, आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, जीवन में आप कितना अच्छा कर सकते हो, इस चीज़ को कोई माप के नहीं बता सकता है। कोई कहीं कहता है ये इंसान फेल हो गया तो ज़िंदगी पर फेल होगा, कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट को कभी मापा नहीं जा सकता है। अगर कोई बच्चा प्रयास करता है और उसमें प्रयास करने में हारता है ना, तो हारने के बाद भी कुछ ना कुछ वो सीखता है, ठीक है। इसीलिए डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट को माप के नहीं बता सकते हो कि ये, अगर मान लो आपके क्लास में कोई 10th में या 9th में बच्चा फेल हुआ था, आगे चलकर वही DSP बन रहा है, SP बन रहा, तो कोई ये नहीं बता सकता है कि आप एक बार फेल हुए तो हमेशा फेल होगे, या फिर ये नहीं बताया जा सकता है कि आपका डेवलपमेंट आगे चल के कितना होगा। जो वातावरण के साथ जितनी ज़्यादा अंतःक्रिया करेगा, ठीक है, अपनी परिस्थिति से जितना ज़्यादा तालमेल बिठाएगा, अच्छी डायरेक्शन जिसको जितने अच्छे से मिल पाएगी, अच्छी दिशाओं में चारों ओर प्रक्रिया करेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा उसका डेवलपमेंट होगा और उतना आगे तक जाएगा, है ना। तो विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। डेवलपमेंट क्या होता है, क्या बोला गया है कि डेवलपमेंट जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। ओके, ये देखिए लिखा हुआ है, विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। सीखना का मतलब क्या हुआ, जो अधिगम होता है, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, और लर्निंग को ही यार हिंदी में सीखना बोलते हैं, ठीक है। तो अधिगम क्या है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। और अधिगम क्या होता है, अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के कारण, अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के कारण जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं, ठीक है। तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, सही बात है, ठीक है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, जी नहीं, वृद्धि मात्रात्मक प्रक्रिया है, विकास को हम माप नहीं सकते हैं। विकास गुणात्मक होता है और वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है। और ये बात भी याद रख लेना कि वृद्धि और अभिवृद्धि एक ही है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षा या फिर अधिगम एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। कोई भी चीज़ आप सीखते हो ना, तो आपका एक निश्चित लक्ष्य होता है। आप सीटेट की पढ़ाई कर रहे हो, आपका एक लक्ष्य है, आगे चल को आपको टीचर बनना है, ठीक है। तो शिक्षा हमेशा लक्ष्य उन्मुखी होती है, ठीक है। अधिगम हमेशा लक्ष्य उन्मुखी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। मानव विकास के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं देख लेते हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। इतना ही मानव विकास का होता है। पहले तो उसका डेवलपमेंट होता है शारीरिक, है ना, शारीरिक, संज्ञानात्मक, अलग अलग नहीं होते हैं, सारे एक साथ होते रहते हैं। मतलब सारे ये जो विकास के पक्ष हैं ना, एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। ऐसा नहीं है कि पहले शरीर का विकास हो जाएगा फिर आपके दिमाग का विकास होगा, फिर दिमाग का विकास होगा तब आपके संवेग का विकास होगा, या फिर संवेग का विकास हो जाएगा सब फिर सामाजिक। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारा विकास आपका चारों मतलब एक साथ होता है। आपका शारीरिक विकास भी चल रहा होता है, साथ में क्या है, संज्ञानात्मक विकास भी ऐसे ऐसे चल रहा होता है, ठीक है। साथ में संवेगों का भी विकास, डेवलपमेंट चल रहा होता है। संवेग क्या मतलब, संवेगों में नियंत्रण करना, है ना। और साथ ही आप जब स्कूल जाते हो, लर्निंग करते हो, सीखते हो,
तो आपकी सामाजिकता की भावना भी मतलब सामाजिक विकास भी हो रहा होता है। ठीक है, तो मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव जाति में विकास होता है, डेवलपमेंट कब से कब तक होता है भैया? जीवन पर्यंत होता है। किसी भी व्यक्ति का जो विकास होता है, मानव जाति का विकास होता है, ठीक है, जीवन पर्यंत, जन्म से मृत्यु तक। ठीक है, गर्भावस्था से, ठीक है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता ही रहता है मनुष्य का डेवलपमेंट। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जब भी विकास की बात आएगी ना, तो वो जन्म से मृत्यु तक होता ही रहेगा, कभी बंद नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। कौन सा विकास के संबंध में सही नहीं है, देख लेते हैं। आप लोग भी आंसर करिए, कौन सा विकास के संबंध में सही नहीं है? विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, कुछ चीज़ों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन किसी के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये ऐसा ही करेगा लाइफ में, है ना। अनुमान लगाना अलग चीज़ होती है। कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है ना, हम कह देते हैं ये अपने आगे चल के वैज्ञानिक बनेगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं वैज्ञानिक बनेगा, हो सकता है उसकी रुचि कहीं अलग हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक अनुमान बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं उसके भविष्य का निर्धारण हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। ठीक है भाई, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं हैं। देखो, कुछ तो गलतियां मतलब ठीक है, पूर्ण रूप से सही नहीं है सारे। ठीक है, क्योंकि विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है, ये भी इतना नहीं, लेकिन विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं है। ये हमने मनोवैज्ञानिकों के कथनों में पढ़ा है कि डेवलपमेंट की हर स्टेज में क्या होता है कि खतरे पाए जाते हैं। और इन्होंने बोला है कि बच्चे के विकास के विभिन्न क्षेत्रों में खतरे नहीं होते हैं, संभाव्य क्षेत्रों में खतरे नहीं होते। ये बिल्कुल गलत बात है। हम जब मनोवैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं कि डेवलपमेंट की हर स्टेज में क्या होते हैं, खतरे होते हैं, ठीक है, तो हम लोग कैसे इस बात को नकार सकते हैं, है ना। तो ये कथन बिल्कुल गलत है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं हैं। संभाव्य खतरे होते हैं, डेवलपमेंट की हर स्टेज में बच्चे को खतरे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद है, मतलब ये चीज़ आपको समझ में आई। भाई कोई बच्चा छोटा है, ठीक है, शैशवावस्था में, अगर आप उसको ध्यान नहीं दोगे, मान लो उसको अपने आप छोड़ दोगे, ठीक है, अब वो कहीं आँख जल रहा है, प्रेस लगा हुआ है, वो जाएगा क्या, पकड़ लेगा, वो तो बच्चा है, उसे पता नहीं कि ये जल रहा है, तो वो खतरे हैं ना, यही सारे तो खतरे हैं। बच्चे को आपने बेड पे लिटा दिया, अब वो खेलते खेलते गिर गया, उसे तो पता नहीं है ना कि हम गिर जाएंगे तो हमें चोट लगेगी, तो यही सारे तो खतरे हैं ना। तो शैशवावस्था में भी कुछ खतरे होते हैं, कुछ खतरे बाल्यावस्था में भी होते हैं, किशोरावस्था में भी बच्चे, किशोरावस्था में तो और ज़्यादा खतरे हो जाते हैं कि बच्चे का हार्मोनल चेंज हो रहा होता है। ठीक है, बच्चे मतलब परिपक्व तो होने लगते हैं, लेकिन उस टाइम पे मतलब संघर्ष, तनाव एवं तूफान का काल कहा जाता है। बच्चे अपने आप में ही इतना अंदर तूफान चल रहा होता है, साथ में हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, तो बच्चे असामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं एक दूसरे में। ठीक है, तो उस स्टेज में भी खतरे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, विकास की हर अवस्था में कुछ ना कुछ खतरे पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़। और इन्होंने क्या बोला है, कौन सा सही नहीं है, और इसमें लिखा है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में खतरे नहीं है, तो यही गलत हो गया आपका, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, मतलब आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता था। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, बिल्कुल सही बात है। विकास की हर अवस्था में क्या होते हैं, संभाव्य खतरे पाए जाते हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ठीक है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास की प्रत्येक अवस्था की विशेषताएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये वाला कथन भी सही है कि विकास क्या होता है, सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ठीक है, डेवलपमेंट में जिस बच्चे को जैसा वातावरण मिलेगा उतना बच्चा विकसित होगा।
जितने आप बच्चे को संसाधन दोगे, जैसा पर्यावरण दोगे, जैसा वातावरण दोगे, जैसी सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि रहेगी, उतना ज़्यादा बच्चे का विकास होगा। ठीक है, विकास की हर स्टेज की, शैशवावस्था की अलग विशेषता है, बाल्यावस्था की अलग है, किशोरावस्था की विशेषता अलग है। तो हर अवस्था में बच्चे की विकास में विशेषता पाई जाती है। और ये वाला देखते हैं, इसमें क्या है, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। जी बिल्कुल सही बात है, विकास की हर स्टेज में खतरे पाए जाते हैं, संभावित खतरे होते हैं। अभी मैंने समझाया, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से बढ़ता है, ऐसी बिल्कुल सही बात नहीं है। विकास उकसाने से नहीं बढ़ेगा। ठीक है, उकसाने या बढ़ावा देने से किसी भी बच्चे का विकास नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, जब आप उसको वैसा वातावरण दोगे तभी बढ़ेगा, उकसाने से नहीं बढ़ेगा विकास। ठीक है, थोड़ी विशेषताएं कुछ और देख लेते हैं कि विकास, हाँ वही सारी चीज़ें हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे, अर्थात विकास को सही दिशा नहीं दी गई तो नकारात्मक विकास उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, मतलब हमने एक बात आपको बताई कि अभिवृद्धि अलग है, विकास अलग है। ठीक है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, अभिवृद्धि निश्चित समय तक चलती है। ठीक है भाई, आपकी लंबाई निश्चित समय तक बढ़ेगी, हमेशा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, विकास जो होता है गुणात्मक होता है, जबकि अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। ठीक है, विकास क्या होता है, विकास जन्म से मृत्यु तक चलता ही रहता है जीवन पर्यंत, और ये नहीं चलता है। और अब जब हम अभिवृद्धि की बात करेंगे तो हमारी लंबाई, चौड़ाई, भार, वजन, ये इसमें वृद्धि होती है, तो उसके वृद्धि कहते हैं या अभिवृद्धि कहते हैं। लेकिन जब हमारी मानसिक शक्तियों का विकास होता है, जैसे सोचने, विचारने, तर्क करने की क्षमता, है ना, आप सारी चिंतन, ये सारा क्या है, ये हमारा डेवलपमेंट है। लेकिन मैंने आपको एक कथन और बोला था कि विकास का मतलब होता है अभिवृद्धि प्लस विकास, मतलब दोनों चीज़ों को शामिल किया जा सकता है। तो इसमें पूछा गया है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ठीक है, तो वजन में वृद्धि, जब हम वृद्धि की बात करेंगे ना, तो ज्ञान में वृद्धि तो विकास हो गया, संवेग में वृद्धि तो विकास हो जाएगा, आकार, सोच, समझ, कौशल, ये सब हमारा क्या हो गया, डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन जब किसी बच्चे का आप बोलोगे कि वजन में वृद्धि हो रही है, तो ये क्या है, ये कौन सा विकास है ना। तो वजन में वृद्धि से तात्पर्य, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या हुआ, वजन में वृद्धि, उस बच्चे का वेट बढ़ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मानव विकास है। मैंने क्या बताया, मानव विकास क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। क्यों होता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो अभिवृद्धि होती है या जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, और जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो गुणात्मक होता है। अब मैं कह रही हूँ कि मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों कहा, देखो मैंने एक पक्ष आपको ये बताया कि अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है और डेवलपमेंट होता है गुणात्मक। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है, जो विकास होता है, उसमें अभिवृद्धि को भी तो हम शामिल कर सकते हैं। इसीलिए जो मानव का सर्वांगीण जो विकास होता है ना, वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इसीलिए क्या होता है, ए और बी दोनों सही है। ओके, ये चीज़ याद रखना। लेकिन जब आपसे ऐसा पूछा जाए, मतलब केवल एक ही की बात करें कि मानव विकास या फिर कुछ ऐसा कुछ पूछा जाए, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से डील करने की कोशिश करना। ठीक है, मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक में लंबाई, चौड़ाई, अंगों के आकार का बढ़ना शामिल किया जाता है, मतलब वृद्धि की बात कर रहे हैं। जबकि गुणात्मकता में योग्यता, क्षमता, अभिवृत्ति का मतलब हमारी मानसिक स्थिति, बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, चिंतन आदि में परिवर्तन शामिल है, तो उसे विकास या डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम विकास की बात करेंगे तो दोनों को शामिल कर लेते हैं। ठीक है, बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन क्या है, वजन, बाल, दांत। देखो, जब वजन में वृद्धि हो रही है, बाल बढ़ रहे हैं, दांत बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये तो वृद्धि है, शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन जब हमारा दृष्टिकोण बढ़ने लगेगा, ठीक है, दृष्टिकोण बढ़ने लगेगा,
तो ये क्या है, ये हमारा गुणात्मक विकास हो रहा है। दृष्टिकोण, हमारा नज़रिया, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा तार्किक हमारा तर्क करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, मनन करने की क्षमता, संवेगात्मक विकास, ठीक है। अब सारी चिंतन, ये क्या है, ये गुणात्मक विकास है, ठीक है। या मतलब जब हम केवल डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट करके देखिए, सोचिए कि देखो पहली बात तो अभिवृद्धि अलग हो गया, विकास अलग हो गया, ठीक है। दोनों पक्षों को मैंने समझा दिया कि ये अलग होता है, ये अलग होता है। लेकिन जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं या विकास की बात करते हैं ना, तो उसमें दोनों को ले लिया जाता है। जब हम विकास की बात करेंगे तो अभिवृद्धि भी विकास में कहीं ना कहीं समाहित हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। लेकिन अभी हम केवल विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास में इसीलिए क्या सही हो गया, आपका दृष्टि सही हो गया। दृष्टि मतलब आपका दृष्टिकोण, आपकी सूझ, है ना। अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही, अधिगम के लिए उचित वातावरण होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको लर्निंग करनी है, अधिगम करना है, आपको वातावरण नहीं मिल रहा है, आपके आसपास सब लोग चिल्ला रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो आप अधिगम लर्निंग कर ही नहीं पाओगे। सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है, बिल्कुल मदद करती है। अगर मान लो ये डिजिटलाइजेशन नहीं हो पाता तो मैं इतनी दूर से आपको पढ़ा पाती। तो ये क्या है, ये यूट्यूब एक सहायक सामग्री है ना, जिसके माध्यम से हम आपको लर्निंग करा पा रहे हैं। अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण अभिप्रेरणा ही होती है। अगर आपके अंदर अभिप्रेरणा नहीं है, आप सीखना ही नहीं चाहते हो, तो आप कैसे लर्निंग करोगे। ऐसे ही थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए थे, उसमें उन्होंने एक नियम बताया था कि अगर आप 20 लोग मिलकर एक घोड़े को तालाब पर तो ले जा सकते हो, लेकिन अगर वो घोड़ा अंदर से अभिप्रेरित नहीं है, उसके अंदर प्रेरणा नहीं है, तो 30 लोग मिलकर भी उस घोड़े को पानी नहीं पिलाया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जितनी भी कापी किताबें उठा के लेके रख दी जाए, कितना भी संसाधन दे दिया जाए, लेकिन आप खुद से जब सीखना ही नहीं चाहते हो, तो मतलब पूरी लाइब्रेरी भी रख दी जाए तब भी आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है ना। तो अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का बहुत महत्वपूर्ण, अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण होती है। मैंने एग्जाम्पल देके बता दिया थॉर्नडाइक वाला। इसके लिए उचित वातावरण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है, बिल्कुल मदद करती है। भाई मैंने यूट्यूब का एग्जाम्पल दे दिया, नहीं होता तो मैं आपको कैसे पढ़ा पाती, है ना। परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि परिपक्वता प्रभावित करती है अधिगम को, ठीक है। क्या करती है, परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है। आपको बताती हूँ मैं कैसे। एक 3 साल के बच्चे को आप बीए का कोर्स पढ़ा पाओगे, नहीं पढ़ा पाओगे ना। क्यों, क्योंकि वो अभी बीए का कोर्स पढ़ने के लिए वो बच्चा परिपक्व नहीं है, ना तो शारीरिक रूप से ना ही मानसिक रूप से। हालांकि उसमें शरीर का कोई काम नहीं, शारीरिक पक्ष इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अभी उसका मानसिक रूप देखो। बच्चे के मस्तिष्क का डेवलपमेंट 3 साल में 90% हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो 10% होता है वो बाद तक होता रहता है, 5-6 साल तक, ठीक है। लेकिन बच्चा अभी अच्छे तरीके से परिपूर्ण नहीं हो सकता, अभी उसका बुद्धि का अधिकतम विकास नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो आप 3 साल के बच्चे को बीए का कोर्स नहीं करा सकते। इसका मतलब क्या, बच्चे का परिपक्व होना जरूरी होता है। और ये क्या बोल रहे हैं, परिपक्वता का अधिगम से कोई संबंध नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यही गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है, ठीक है। परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है। ये क्या है, ये देखो, ये वाला चलना लिखा है, ठीक है, चलना, ठीक है। ये ऑप्शन में चलना लिखा है, ओके, मैं लिख देती हूँ, चलना। चलना का मतलब क्या भाई, चलना, जब बच्चे चलना सीखते हैं अपने पैरों से, ठीक है। तो परिपक्वता का एक उदाहरण है चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना। देखो, परिपक्वता का सबसे उदाहरण है जब छोटा बच्चा जो होता है वो चलना स्टार्ट करता है अपने नन्हे नन्हे पैरों से। इसका मतलब क्या, उसकी बोन्स मजबूत हो रही हैं, उसका शारीरिक विकास हो रहा है, तभी तो वो अपने नन्हे नन्हे कदम आगे बढ़ाना शुरू करता है ना। तो परिपक्वता का क्या होता है, मतलब सबसे अच्छा उदाहरण है कि बच्चा जब चलना प्रारंभ कर देता है, तो सबसे अच्छा उदाहरण है जब बालक सीखता है, ठीक है। क्या सीखता है, चलना सीखता है, यही परिपक्वता होती है, ठीक है। तो परिपक्वता एक सतत प्रक्रिया है, तो परिपक्वता हमेशा चलती रहती है या विकास और अनुभव के फलस्वरूप आती है।
परिपक्वता का एक उदाहरण है जब बालक चलना सीखता है, ठीक है। तो वह प्रारंभ में धीरे धीरे चलता है, किंतु बाद में वह उसका डेवलपमेंट जैसे जैसे होता है अनुभव के अनुसार फिर वो दौड़ने लगता है धीरे धीरे, है ना। लेकिन स्टार्टिंग में तो चलना ही प्रारंभ करता है। अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। अधिगम और परिपक्वता में से कौन सा कथन सही नहीं है। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाते, ठीक है। इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है। ओके, और देख लेते हैं, ये वाला तो सही नहीं है, ए वाला, ठीक है। ये कह रहे हैं कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से ही होता ना तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक सीमित रह जाता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सॉरी, कौन सा कथन सही है पूछा गया है, ठीक है। तो और पहले और बाकी सारे देख लेते हैं। वंशक्रम संभाग्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित नहीं हो पाता। मतलब वंशानुक्रम इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ये लोग बोल रहे हैं कि वंशानुक्रम बाउंड करता है बच्चों को डेवलपमेंट के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे के लिए उचित वातावरण का होना जरूरी है। वंशानुक्रम का तो बच्चों पर गौड़ प्रभाव पड़ता है, मुख्य प्रभाव तो वातावरण का पड़ता है ना। बच्चों को अगर अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा तब बच्चा उतना अच्छे से विकसित नहीं हो पाता। तो ये वाला तो बिल्कुल मतलब सही नहीं है, बी वाला तो सही नहीं है, ठीक है। और उसमें सही पूछा गया है, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। बिल्कुल नहीं। अभी मैंने क्या बताया, अगर कोई बच्चा अपने आप में प्रेरित नहीं है, अपने लर्निंग के लिए तैयार नहीं है, सीखने के लिए तैयार नहीं है, कितने भी प्रयास कर लो यार, कितने भी संसाधन दे दो, बच्चा नहीं सीखेगा। जब तक कोई भी व्यक्ति नहीं सीखेगा, जब तक वो प्रेरित नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको उसे प्रेरित करना पड़ेगा, ठीक है। तो बालक विकास की दृष्टि से जब बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी अधिक प्रयास से सीख सकते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे बिल्कुल नहीं भाई, सही समय पर बच्चों को सही चीज़ें सिखानी चाहिए। सही चीज़ों में सही समय में सही काम करने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करने चाहिए। अब बच्चा 5 साल का है, उससे कह रहे हो IAS की तैयारी करो, IAS निकालो, निकाल पाएगा क्या, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे, बिना समय के अनुसार विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो कि कथन बिल्कुल गलत है। आपका ये भी गलत हो गया, ठीक है। ये तीनों हो गए गलत, ये तीनों हो गए आपके गलत, ओके। और ये तीनों गलत हो गए, ओके। तो अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में कौन सा सही है। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह पाता, ठीक है। ये बिल्कुल सही कथन है। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि मानव विकास में परिपक्वता बिल्कुल प्रभावित करती है, महत्वपूर्ण होती है। लेकिन हम कहते हैं कि ना तो वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ रहा है मानव के डेवलपमेंट, ना वातावरण का पड़ रहा, केवल परिपक्वता का पड़ रहा है। इस लाइन का मतलब है केवल परिपक्वता ही प्रभावित करती है। ये गलत बात है ना। इसीलिए ये कथन सही हो गया। थोड़ा सा लैंग्वेज पे जाया करिए आप लोग। कभी कभी यह होता है ये कि आपको आता है क्वेश्चन, बट लैंग्वेज ऐसी होती है कि आपको समझ नहीं आती, इसलिए गलत करके आते हो, ठीक है। कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, ठीक है। देखो, परिपक्वता को अधिगम ये अभ्यास पर निर्भर करता है, ठीक है। सारी बातें बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जो अधिगम होता है ना, वो एक परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, ठीक है। परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, लेकिन अधिगम जब तक आप लर्निंग के लिए प्रयास नहीं करोगे तब तक अधिगम नहीं होगा। मान लो आपने सोचा कि आपको टीचर बनना है, ठीक है। तो जब तक आप BEd नहीं करोगे, जब तक आप CTET नहीं पास करोगे, जब तक आप सुपर टेट नहीं पास करोगे, तब तक टीचर नहीं बनोगे। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। लेकिन आपको बूढ़ा होना है आगे चल के, 10, 20, 50, 20 साल बाद आप बूढ़े हो जाओगे, ठीक है। तो ये अपने आप हो जाएगा, इसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आप बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में आ जाओगे, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अपने आप हो जाएगी। लेकिन अधिगम के लिए, अधिगम एक अस्वाभाविक प्रक्रिया है, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, प्रयासरत होना पड़ेगा, ठीक है।
लगातार प्रयास करना पड़ेगा अधिगम के लिए। इसीलिए अधिगम क्या होता है, अस्वाभाविक प्रक्रिया होती है, और विकास जो होता है, अधिगम एक अस्वाभाविक प्रक्रिया होती है। और जो परिपक्वता होता है, जो परिपक्वता होती है वो आती रहेगी हर स्टेज में। भाई शिशुअवस्था में आप कुछ परिपक्व होंगे, बाल्यावस्था में और ज़्यादा परिपक्व हो जाएंगे, किशोरावस्था में उससे भी ज़्यादा परिपक्व हो जाएंगे, है ना। तो परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया अपने आप आती रहेगी, इट इज़ ए प्रोसेस, ठीक है। लेकिन लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। उसके लिए आपको खुद से प्रयास करना पड़ेगा, है ना। तो यही चीज़ें परिपक्वता को अधिगम से अलग करती हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें अलग नहीं करती हैं, ये चीज़ अलग करती है, ठीक है। समझ में आया आप लोग कमेंट करके तो बता ही दिया करिए, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया, अभी मैंने बताया परिपक्वता अपने आप होती रहेगी, परंतु अधिगम हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। भाई उद्देश्यपूर्ण का मतलब क्या, आपको टीचर बनना है, आप सीटेट की पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप सीटेट का एग्ज़ाम निकालना चाहते हो, क्यों, क्योंकि आगे चल के आपका उद्देश्य है टीचर बनना। तो अधिगम क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है और एक अस्वाभाविक प्रक्रिया होती। अस्वाभाविक का मतलब क्या, अपने आप नहीं होगी जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, ठीक है। तो यही चीज़ें परिपक्वता को अधिगम से अलग करती हैं। सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या करता है, ठीक है। सामान्य क्या होता है, सामान्य परिपक्वता से पहले, इनका कहने का मतलब है कि परिपक्वता से पहले अगर हम किसी को प्रशिक्षित करते हैं तो इसका मतलब है लाभकारी हो या हानिकारी हो, इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। मान लो सामान्य रूप से परिपक्वता से पहले कोई परिपक्व नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप तब भी उसे प्रशिक्षित कर रहे हो, तो वो चाहे लाभकारी हो या हानिकारक हो, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान आपने किस विधि का प्रयोग किया है ये मैटर करता है, ठीक है। ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का काहे से है, प्रतिक्रिया से है, ठीक है। तो ये भी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया देख लेते हैं। के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। खेल क्या करता है, निम्नलिखित कारणों में से खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। सी वाला सही हो रहा है। क्या करता है, ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है। देखो खेलों के माध्यम से बच्चे क्या क्या करते हैं, पहली बात तो शारीरिक विकास तो होता ही होता है, ठीक है। अपने संवेगों पे नियंत्रण करना सीखते हैं बच्चे, संवेगात्मकता मतलब संवेगों का नियंत्रण सीखते हैं। खेल के माध्यम से बच्चे सामाजिकता भी सीखते हैं। बच्चे भाई आपस में खेलेंगे तो उनकी दोस्ती होगी, ठीक है। फिर अगर कभी गुस्सा भी आ गया तो वो अपने संवेगों पर नियंत्रण करना भी सीखते हैं। और ये एक टाइम को बिताने का भी एक अच्छा तरीका होता है, ठीक है। टाइम को एक अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है गेम्स के माध्यम से। वीडियो गेम की बात नहीं कर रहे हैं हम, फिजिकल गेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, बैडमिंटन हो गया, है ना। ये सारे गेम्स ना बच्चों को ज़रूर खेलने चाहिए, जितने भी आउटडोर गेम होते हैं। इससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सारा चारों तरफ से विकास होता है, ठीक है। तो ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, रोग या चोट, पौष्टिक भोजन। बच्चे के विकास को सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं। कोई बच्चे को अगर अच्छा खाना नहीं मिलेगा, प्रोटीन और सही से प्रोटीन और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसका उतना विकास ही नहीं हो पाएगा शरीर का, है ना। और जब स्वस्थ, किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था या किसी ने कहा था ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है ना। कल ही मैंने कुछ पढ़ाया है ऐसा, है ना। तो जब बच्चे को सही भोजन ही नहीं मिलेगा तो वो स्वस्थ शरीर कैसे होगा, और जब स्वस्थ शरीर ही नहीं होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क तो हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो उसको खाना तो प्रोटीन युक्त बहुत ज़्यादा जरूरी। रोग और चोट, बच्चा बीमार है, बच्चे को चोट लग गई तो इससे बच्चे के विकास को प्रभावित करेगा। भाई कोई बच्चा बहुत दिनों से बीमार है, वो उतना अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएगा जितना वो सामान्य रूप से कर पाता था।
तो बिल्कुल प्रभावित करेगा। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो भी करेंगी बच्चे को विकास को प्रभावित, ठीक है। तो उपयुक्त सभी सारी चीज़ें सही हैं, सब चीज़ें। और देखो ये सुपर टेट का क्वेश्चन है 2019 में, है ना, आया था, ठीक है। 2018 या 19 जब भी पेपर हुआ देख लेना भाई, आया था ये क्वेश्चन। और क्या क्या बालक के विकास को प्रभावित करती हैं, तो रोग या चोट, है ना, वातावरण, शुद्ध हवा, ये सारी चीज़ें भी मतलब प्रभावित करती हैं। ओके, बुद्धि, वंशानुक्रम, पौष्टिक भोजन, सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। कौन सा एक मिनट, कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है, ठीक है। तो बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे की लर्निंग में, बच्चे के अधिगम में, विकास में सबसे ज़्यादा देखो उसके परिवार के सदस्यों की भूमिका होती है, फिर उसके मित्रों की और अध्यापक की भूमिका होती है ना। तो परिवार, मित्र, अध्यापक। समवयस्क का मतलब क्या, समवयस्क का मतलब उसके समान वयस्क, मतलब उसके मित्र ही हो जाएंगे ना। तो परिवार, मित्र और अध्यापक, इन सबकी भूमिका बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छी से होती है, बहुत ज़रूरी होती है बच्चे के डेवलपमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। देखो इसमें तीसरा कथन सही नहीं है कि प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। देखो बच्चों को अगर सही रूप से डायरेक्शन दी जाए, सही प्रशिक्षण दिया जाए, सही डायरेक्शन दिया जाए, सही रास्ता दिखाया जाए, ठीक है, तो हम लोग बच्चों को बचा सकते हैं, नकारात्मक घटनाओं से भी बचा सकते हैं। और इन्होंने क्या बोला है कि प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। भाई क्यों नहीं बचाव कर सकता? जब एक अध्यापक बच्चे को अच्छी गाइडलाइन देगा, अच्छे से डायरेक्शन देगा, अच्छी चीज़ें सिखाएगा, नैतिकता सिखाएगा, है ना, बच्चे को की मतलब शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास, सामाजिक तालमेल, हर चीज़ से सामंजस्य बिठाना सिखाएगा, तो वो प्रारंभिक नकारात्मक घटनाओं से बचना सिखा सकता है, बिल्कुल सिखा सकता है। भाई क्यों नहीं बचना सिखा सकता है? तो इन्होंने बिल्कुल गलत बोला, नहीं होगा। अगर यहाँ पे मतलब सकता है होगा, नहीं होना चाहिए था, इसीलिए ये गलत है। ओके, कौन सा कथन सही नहीं है ना? तो प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता, ये गलत होगा, ठीक है। बाकी सब सही है। बालक की प्रथम पाठशाला, बच्चे का परिवार, भाई बच्चे का परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है। और परिवार में भी अगर हम अंदर जाने की बात करेंगे कि परिवार में भी बच्चे की सबसे प्रथम पाठशाला उसकी माँ होती है बच्चे की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार, मतलब निर्धन परिवारों के ऐसे बच्चे जो ज़्यादातर छोटे घरों से होते हैं, मतलब छोटे घरों का मतलब इकोनॉमिक कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, उनके विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके अधिक होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा क्या होता है, उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ मिलती हैं। देखो इनका कहने का मतलब ये है कि मान लो किसी के यहाँ इकोनॉमिक दृष्टि से कोई व्यक्ति इतना मजबूत नहीं है, लेकिन उसका छोटा परिवार है, और छोटा परिवार है तो आवश्यकताएं कम हो जाती हैं, और मतलब जिसकी जॉइंट फैमिली होती है वहाँ पे भाई ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा, ज़्यादा कलेश उत्पन्न होगा, लड़ाई झगड़े के अवसर ज़्यादा होंगे। भाई गरीबी है तो लड़ाई होगी ज़रूर, है ना, चीज़ों की कमी है तो जाहिर सी बात है आपस में तालमेल नहीं बैठेगा, है ना। तो जहाँ पे बड़ा परिवार होता है, बड़ा परिवार प्लस निर्धन, बड़ा और गरीबी दोनों, तो वहाँ पे ज़्यादा खतरे होते हैं, ज़्यादा लड़ाइयों के खतरे होते हैं, और ज़्यादा लड़ाइयों की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। और बच्चों का डेवलपमेंट इसी कारण नहीं हो पाता है, मतलब कम हो पाता है, वैसा वातावरण ही नहीं मिल पाता है कि बच्चे अच्छे से अधिगम कर पाए, अच्छे से मौके मिल पाए, अच्छे अवसर नहीं मिल पाते हैं बड़े परिवारों में। और छोटे परिवारों के जो निर्धन लोग भी होते हैं ना, वो बच्चों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि उनके कम खर्चे होते हैं, मतलब खर्चे तो भाई जिस हिसाब से पैसे होते हैं उस हिसाब से हर इंसान एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मतलब
मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो निर्धन परिवार के छोटे परिवार के बच्चे होते हैं, इट मीन्स जिसके कम बच्चे होते हैं ना, तो वो ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं अपने बच्चों पे। जब बड़ी फैमिली होती है तो आप उतना ज़्यादा नहीं ध्यान दे पाते हो, लेकिन है ना। और जब छोटी फैमिली होती है, कुछ एक ही बच्चा है मान लो, उसे ही पढ़ाना है, तो आप उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करने की कोशिश करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली हो, बहुत सारे बच्चे हैं, तो फिर उनका कहीं ना कहीं क्या होता है, वैसा वातावरण या वैसी परिस्थिति नहीं मिल पाती है, ठीक है। बाकी जॉइंट फैमिली भी बहुत अच्छी होती है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जॉइंट फैमिली में, लेकिन उतने अच्छे अवसर नहीं मिल पाते हैं बच्चों को, ठीक है। बच्चों को हमेशा ऐसा वातावरण देना चाहिए जहाँ पे उनकी लर्निंग बहुत अच्छे से मिले, ठीक है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध हैं, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके मिलते हैं, क्योंकि बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा छोटे परिवारों के बच्चों को बेहतर स्थितियाँ प्राप्त होती हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर, है ना। डी इज़ द राइट आंसर, और यही हमारा आंसर भी कह रहा है जो हमने बताया। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जो वृद्धि होती है, वृद्धि की बात करी तो हम क्या बात कर रहे हैं भाई, लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, बाल बढ़ना, नाखून बढ़ना, ये सारी वृद्धि की बात कर रहे हैं। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार। अच्छा खाना खाओगे तभी आपकी अच्छी बॉडी होगी, ठीक है। अच्छा पर्यावरण, अच्छा वातावरण मिलेगा आप तभी अच्छे से तब आपकी वृद्धि हो पाएगी, है ना। पता लगा आपको खाना ही नहीं मिल रहा तो कुपोषित हो जाएंगे, है ना। आपका स्वास्थ्य ही नहीं सही है तो फिर आपकी इतने अच्छे से वृद्धि हो ही नहीं पाएगी, है ना। तो ये तीनों चीज़ें मैटर करती हैं, सारे सही हो जाएंगे, है ना। तो ये डी वाला सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ये क्वेश्चन याद कर लो, हो सकता है आ जाए, क्योंकि सीटेट में भी आया है, DSSS में भी आया है, तो पूरे चांसेस हैं कि यूपी टेट में भी आ सकता है। निम्नलिखित में से क्या है, शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। मतलब शारीरिक गठन के अलावा बाकी जितने भी कारक हैं वो वातावरणीय विकास को आकार देते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता विकास को आकार देती है, संस्कृति विकास को आकार देती है, ठीक है। पौष्टिकता की गुणवत्ता, बच्चे के खाने में कितना न्यूट्रिशन है, कितना फ्रूट है, ये भी विकास को आकार देती है, ठीक है। लेकिन शारीरिक गठन के अतिरिक्त, शारीरिक गठन को हटा दीजिए, बाकी सभी विकास को आकार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है, ठीक है। कौन सा कथन है जो समर्थन करता है, विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसमें पहले देखो ये क्या है, क्या आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश का मतलब क्या हुआ, वातावरण, पर्यावरण, ठीक है। तो वातावरण की भूमिका, इनका मतलब है कि ऐसा कौन सा कथन है चारों में से जो बताता है कि बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के विकास में, चाहे वो डेवलपमेंट हो, अधिगम हो, कुछ भी हो, परिवेश की हमारी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, वातावरण की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। तो कौन सा कथन है? पहला ही कथन सही है, क्योंकि पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हो रही है। इट मीन्स ऐसे बच्चे, पिछले कुछ दशाब्दियों से ऐसा देखा गया है कि जितनी भी बुद्धि लब्धांक परीक्षाएं हैं तो शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हो रही है। उन बच्चों के उसमें वृद्धि हो रही है जिनको अच्छा वातावरण मिल रहा है, जिनको अच्छा पर्यावरण मिल रहा है, ठीक है। तो ये बात सही, ये बात की जा रही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वही बात है, ठीक है। तो देख लेना इसका एक्सप्लेनेशन, मैं PDF शेयर कर दूँगी। अच्छा हाँ, वीडियो अगर आपको समझ में आता है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? कौन सा विकास का सही क्रम है भाई? शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, किशोरावस्था आएगी, फिर प्रौढ़ावस्था आएगी, ठीक है। हमें तीन के बारे में हमें अच्छे से जानना है, चौथा हमें इतना नहीं जानना है। शैशवावस्था देखो कब से कब तक होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसको अरेंज भी करना होता है, शैशवा, बाल्या, भैया पहले आप शैशवावस्था होते हो, पहले पैदा होता है बच्चा शैशवावस्था में, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक चलती है,
ठीक है, जन्म का हो या 0 का हो, बात एक ही है। फिर बाल्यावस्था आती है 5 या 6 से 12 वर्ष तक की आती है, 12 या 13 वर्ष तक की, ठीक है। फिर किशोरावस्था आती है 12 या 13 तक से 18 वर्ष तक की किशोरावस्था, यही क्रम होता है। देख लो, शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष, बाल्यावस्था 5 या 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 18 से 40, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, और वृद्धावस्था 40 के बाद। आपको ये 3 याद करनी है, ठीक है। कौन कौन सी? ये शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष, बाल्यावस्था 5 या 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तीनों का क्रम पता होना चाहिए, पहले शैशवा आएगा, फिर बाल्य आएगा, फिर किशोर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जन्मोत्तर। मतलब जन्मोत्तर का मतलब क्या? जन्म के उत्तर, जन्म के इतर, जन्म के बाद विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी है? दूसरी अवस्था की बात कर रहा है, आप लोग बताइए ना, दूसरी अवस्था कौन सी है भाई? दूसरी अवस्था पहली कौन सी हो गई? शैशवावस्था। तो दूसरी कौन सी है? बाल्यावस्था होगी, है ना। तो यही बता रहा है, बाल्यावस्था ही सही हो जाएगा, है ना। इसका आंसर तो हमारे सारे बच्चे दे ही लेंगे, है ना। ये तो उनके लिए कोई भी मतलब मामूली से क्वेश्चन है। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। प्रमुख अवस्था में पहली है कि द्वितीय है कि तृतीय है कि चौथी? पहली ही तो है शैशवावस्था, है ना। तो पहली अवस्था, ऐसे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शैशवावस्था होती है कब से कब तक होती है? 12 वर्ष तक होती है, ठीक है। 21 वर्ष तक होती है, कब तक होती है बताओ? शैशवावस्था आपको पता है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है ना। तो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है, तो 5 वर्ष तक पहला ही ऑप्शन मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाल विकास की, अच्छा वही 3 अवस्था है। शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष या 0 से 5 या 6 वर्ष, बाल्यावस्था 5 या 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। बाल्यावस्था होती है, ठीक है। तो देखो बी वाला ही सही हो रहा है ना। आप लोगों में से किसका किसका सही हो रहा है ज़रा कमेंट करके बताइए आप लोग। हाँ, कौन कौन सही कर पा रहा है इस क्वेश्चन को, ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग बताते नहीं हैं तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है। किसका किसका सही हो रहा है, यही सारे क्वेश्चन घूम फिर के आने हैं आपके एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शैशवकाल की बात की जा रही। शैशवकाल की अवधि कितनी होती है? ठीक है, तो देखो शैशवकाल की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष। शैशवकाल कब तक माना जाता है? देखो शैशवावस्था दूसरी होती है, ये शैशवकाल पूछ रहा है, ठीक है। तो जो जन्म से 2 वर्ष तक का जो पूर्व शैशव, जिसे पूर्व शैशवावस्था, एक पूर्व शैशवावस्था में बांट दिया, फिर उत्तर शैशवावस्था। जन्म से 2 वर्ष तक का टाइम पूर्व शैशवावस्था हो गया, और 2 से 5 वर्ष या 6 वर्ष का टाइम क्या हो गया? उत्तर शैशवावस्था। मतलब शैशवावस्था को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, इतना जान लीजिए, ठीक है। तो जन्म से लेके 2 वर्ष तक का शैशवकाल होता है, इसे पूर्व शैशवावस्था भी कहते हैं, और 2 से 5 या 6 वर्ष तक की उत्तर शैशवावस्था कहते हैं इसे। ओके, इतना जान लीजिए। मध्य बचपन की अवधि है। मध्य बचपन की अवधि कितनी होती है? 6 से 11 वर्ष। मध्य बचपन की अवधि कितनी होती है? 6 से 11 वर्ष तक की होती है, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। मध्य बचपन की अवधि कब से कब तक होती है? 6 से 11 वर्ष। थोड़ा देख लीजिए, कोल एंड ब्रूस ने क्या किया है? विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है, ठीक है। कोल एंड ब्रूस ने क्या किया है? विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है। उन्होंने शैशवावस्था को जन्म से 2 वर्ष तक का माना है, कोल एंड ब्रूस ने। फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था को माना है 2 से 5 वर्ष। फिर मध्य बाल्यावस्था को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, ठीक है। बालक 6 से 12 वर्ष, बालिका 6 से 10 वर्ष। ये सब नहीं याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। पूर्व किशोरावस्था को इन्होंने 13 से, बालकों के लिए बोला है 13 से 14 होगी, और बालिकाओं के लिए 11 से 12 वर्ष। कितना भी टफ पेपर बना ले, इतना डीप नहीं पूछेगा आप लोगों से, ठीक है। तो ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस मध्य बचपन की अवधि अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो 6 से 11 वर्ष इतना याद रख लीजिए। बाकी वो अवस्थाएं याद करिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष, बाल्यावस्था 5 या 6 से 12 या 13 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, है ना। इतना कॉल एंड ब्रूस का इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये KVS वगैरह में भले पूछ ले, यूपी टेट में, सीटेट में नहीं पूछेगा,
है ना। हर एग्ज़ाम का एक स्तर होता है, इतना डीप में पूछेंगे फिर केवीएस में क्या पूछेंगे, है ना। तो इतना ज़्यादा नहीं ना पूछेंगे, बस इतना याद कर लो, मध्य बचपन की अवधि 6 से 11 वर्ष। वही डिटेल में इन्होंने यहाँ भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह या कौन सी आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था। ठीक है, परवर्ती बाल्यावस्था की बात आएगी ना तो 6 से 11 वर्ष। ठीक है, हर मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग बांटा है। जैसे हर्लॉक ने देखो कितने भागों में बांटा है, गर्भावस्था जन्म से गर्भधारण से लेकर जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 14 दिनों तक, बचपनावस्था 14 दिनों के बाद 2 वर्ष, है ना। इतना डिटेल में लिखा है इन्होंने, बस इतना याद रख लीजिए। जब परवर्ती बाल्यावस्था की बात होगी तो 6 से 11 वर्ष हो जाएगा, और जब मध्य बचपन की अवधि होगी तब भी 6 से 11 वर्ष हो जाएगा, है ना। मध्य बचपन 6 से 11, परवर्ती बाल्यावस्था वो भी हो जाए, बाल्य की बात कर रहे हैं ना, तो 6 से 11 ही हो जाएगा दोनों का। ठीक है, और इधर इन्होंने मतलब इनका डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था वो वाला है, इतना नहीं। समूह या परवर्ती बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष दिया हुआ है, और 6 से 11 वर्ष के बीच में कौन कौन आ रहा है देख लेते हैं। ये तो 6 से 11 वर्ष के बीच में आएगा नहीं, पहला वाला ये तो आएगा नहीं 6 से 11। ठीक है, ये 6 से 11 के बीच में नहीं आ रहा, ये 6 में तो है लेकिन 11 में नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आ रहा है, ये कैसे आ रहा है देखो, 6, 7, 8, 9 आ रहा है 11 के बीच में, 10, 11, तो ये 11, 12 आसपास का है ना, तो ये ज़्यादा सही हो जाएगा, यही सही हो जाएगा, है ना। परवर्ती बाल्यावर्ष 6 से 11, 9 से 12, ये सारा सही हो जाएगा। किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है। ठीक है, कॉल एंड रूस के अनुसार प्रारंभिक बचपन की अवस्था है 2 से 6 वर्ष। भाई कॉल एंड रूस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बस वही क्वेश्चन याद कर लीजिए, ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डीप में आप कितना याद करोगे, नहीं याद कर सकते हैं, है ना। तो इतना मत याद करिए, जो पूछा जाना है वही याद करिए। तो प्रारंभिक बचपन माना गया है कॉल एंड रूस के अनुसार, किस अवस्था को प्रारंभिक बचपन माना गया, 2 से 6 वर्ष। ठीक है, मानव विकास प्रारंभ होता है, गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और जन्म से मृत्यु तक चलता ही रहता है, यूपी टेट में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है, भाई गर्भावस्था से शुरू होता है। गर्भावस्था का मतलब जब प्रसव नहीं है, प्रसव का मतलब क्या, बच्चा आ गया है, मतलब बच्चा माँ के पेट के बाहर है, इसको बोलते हैं प्रसव हो चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या है, विकास शुरू होता है पूर्व प्रसव, मतलब जब बच्चा माँ के पेट के अंदर है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रसव पूर्व की अवस्था, इसे भी गर्भावस्था ही कहेंगे। ठीक है, तो विकास कब शुरू होता है, गर्भावस्था से शुरू होता है। गर्भ में बालक को विकसित होने के लिए 200 कितने दिन लगते हैं भाई, 280 दिन लगते हैं, है ना। कितने लगते हैं गर्भ में बालक को विकसित होने के लिए, 280 दिन या 9 माह, ऐसा लगता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता। मतलब इसमें से पूछा गया है कि ऐसी चारों में से क्या है जो जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा। तो कैफीन डालेगा भैया, आप कैफीन का सेवन करोगे तो बच्चे के विकास में प्रभाव डालेगा। शराब पियोगे तो खूब शराब पियो आप, है ना, तो खूब डालेगा प्रभाव। विकिरण, ये जो विकिरण होती है, ठीक है, ये भी डालेगा प्रभाव। लेकिन आप व्यायाम करोगे, योगा करोगे, ठीक है, छोटा छोटा व्यायाम, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हो, थोड़ा सा योगा करते हो, मेंटली फिट रहने के लिए, तो ये सारी चीज़ें व्यायाम वगैरह पॉजिटिव प्रभाव डालेंगी और बाकी तीनों चीज़ें नेगेटिव प्रभाव डालेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रख लेनी है आपको। किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि सबसे ज़्यादा होती है, सबसे तीव्र होती है। ठीक है, तो शैशवावस्था में बच्चे का जो वृद्धि चल रही होती है ना, वो सबसे तेज़, बहुत तेज़ चल रही होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, अनुकरण से सीखने की। शैशवावस्था की बात कर रहे हैं, अच्छा शैशवावस्था कब से कब तक होती है, कमेंट करके बताइए। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, शैशवावस्था कब से कब तक होती है, कब से कब तक होती है बताइए भाई, कब से कब तक होती है,
शैशवावस्था आप लोग बताइए जल्दी से। शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष या 0 से 5 या 6 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बच्चे बहुत तेज़ी से सीखते हैं शैशवावस्था में। ठीक, कुछ भी सिखाओ, गाली देना सिखाओ वो भी सीखते हैं, नैतिकता सिखाओ वो भी सीखते हैं। ठीक है, बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाइए, है ना, गीता के पाठ श्लोक सिखाइए, सब कुछ बहुत अच्छे से सीखते हैं, है ना। एकदम कोरा कागज़ होता है, जो भी आप छापना चाहो उनके मस्तिष्क में छाप सकते हो, है ना। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, उनके अंदर बहुत जानने की इच्छा होती है। ठीक है, अनुकरण द्वारा सीखने, बच्चे देख देख के सीखते हैं। आप जैसा व्यवहार करोगे ना, बच्चा वैसा ही आपको फॉलो करने की कोशिश करता है शैशवावस्था में, है ना। तो ये तीनों तो सही हो गए। चिंतन प्रक्रिया, चिंतन मनन ये सब विशेषता है वैसे किशोरावस्था की। ठीक है, तर्क, चिंतन, मनन, सोच विचार ये सब है किशोरावस्था की विशेषता है ना। लेकिन इसका प्रारंभ बच्चा बाल्यावस्था में भी कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं भैया। शैशवावस्था कब से कब तक होती है? जन्म से 5 या 6 वर्ष या 0 से 5 या 6 वर्ष तक होती है। शैशवावस्था में जो बच्चे के क्रियाकलाप होते हैं ना, बच्चे वो मूल प्रयत्नात्मक होते हैं, इंद्रिय जनिक होते हैं, इंद्रियों के द्वारा बच्चा व्यवहार करता है। ठीक है, और बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्ति के आधार पर होता है ना। तो क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वकेंद्रित अवस्था होती है। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बच्चे जब स्वयं में ही अपने आप में ही केंद्रित रहता है। जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि होती है जो बच्चा स्वकेंद्रित अवस्था होती है। ठीक है, इनमें से जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक होते हैं स्वकेंद्रित, बच्चे वही है ना, स्वकेंद्रित अवस्था जन्म से 2 वर्ष अभी पड़ी है। तो प्रारंभिक अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, स्वकेंद्रित। और ये स्वकेंद्रित या स्वप्रेम मतलब नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति होती है। बच्चा इस एज में ना अपने आप को राजा समझता है। मजाल है आप उससे कोई खिलौना लेकर दिखाओ, आप तो आप हो, अगर मोदी जी भी आ जाए वो भी नहीं ले सकते हैं ना। बच्चा अपने आप को ही सब कुछ समझता है, उसे नहीं पता है कि कौन पीएम है, ठीक है, कौन सीएम है, उसे कुछ नहीं पता होता है। बच्चा बच्चा होता है, ठीक है, उसे कुछ नहीं पता होता है कि कौन कितना बड़ा आदमी है, कौन किस पोजीशन में है। वो अपने आप को ही सब कुछ समझता है, अपने आप को ही वो राजा समझता है। इसीलिए शैशवावस्था में बच्चे में स्वप्रेम या नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य बाल्यावस्था की विशेषता क्या है। तो मध्य बाल्यावस्था के दौरान बच्चे क्या करते हैं, तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। देखो, तार्किकता, चिंतन, सोच विचार, मनन, ये सब किसकी विशेषता है, किशोरावस्था की विशेषता है। लेकिन इन सब का प्रारंभ कब कर देते हैं, बाल्यावस्था में कर देते हैं। ठीक है, पियाजे के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, मेरा पिछला लेक्चर देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, पियाजे से क्वेश्चन आएंगे जरूर। स्वकेंद्रित अवस्था होती है भाई, जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। स्वकेंद्रित अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक की। एक में जन्म से 2 वर्ष है, एक में 3 से 6 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष तक होती है, 3 से 6 वर्ष तक नहीं होती है। ओके, बच्चे जन्म से 2 वर्ष तक, 6 वर्ष तक स्वकेंद्रित इतना ज़्यादा नहीं रहते जितना जन्म से 2 वर्ष तक रहते हैं। ठीक है, तो जन्म से 2 वर्ष तक ये काट दीजिए आप। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि आयोग ने क्या माना है, क्योंकि हर किताब में अलग आंसर दिया होता है। जन्म से 2 वर्ष तक ही सही है। मानव विकास की वह अवस्था जिसे गोल्डन एज कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन एज बाल्यावस्था को कहा जाता है, क्योंकि बाल्यावस्था क्या होता है, जीवन का अनोखा काल होता है। बाल्यावस्था जैसी कोई भी अवस्था नहीं होती है। शैशवावस्था में बच्चे को कुछ याद नहीं होता है, वृद्धावस्था तो वैसे भी इतनी कष्टदायी होती है। ठीक है, और किशोरावस्था में तो संघर्ष तनाव में तूफान ही चलता रहता है ना, जैसा कि स्टैनले हॉल ने बोला है। लेकिन शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो बच्चे के दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं होती है। ठीक है, बच्चे को के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है, ना तो भविष्य की चिंता होती है। तो शैशवावस्था को क्या बोला जाता है,
जीवन का अनोखा काल बोला जाता है, सुनहरी अवस्था बोली जाती है ना। सॉरी, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था नहीं, बाल्यावस्था को। ओके, क्यों मैंने समझा दिया अच्छे से। अच्छा, वो स्व केंद्रित वाला जन्म से 2 वर्ष ही होगा, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष नहीं होगा। क्योंकि इसका आंसर हर बुक में अलग अलग दिया है, लेकिन आयोग ने इसको जन्म से 2 वर्ष ही माना है, तो जो आयोग मान रहा है वही तो हम लोग भी मानेंगे। कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? ठीक है, साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम आवश्यक है बाल्यावस्था में, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, बाल्यावस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी ही चाहिए, ठीक है। हम उम्र के साथ रहते हैं, बच्चे खेलते हैं, सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक स्त्री और पुरुष की सामाजिक भूमिका नहीं प्राप्त कर पाते हैं बाल्यावस्था में, है ना। पहले इसीलिए बच्चों की शादी कर दी जाती थी, जो बिल्कुल गलत है, अब बंद कर दी गई है ना। तो बच्चे सामाजिक पृष्ठभूमि को नहीं प्राप्त कर पाते हैं एक स्त्री पुरुष की तरह, है ना। ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता, क्योंकि बच्चा क्या होता है, अहम केंद्रित होता है, ठीक है। क्योंकि शैशवावस्था कब से कब तक चलती है, कब से कब तक चलती है, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की चलती है, ठीक है। तो इस समय बच्चा इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है, बच्चा अहम केंद्रित होता है, अपने आप में ही केंद्रित होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, वो दूसरों के विचारों को स्वीकार ही नहीं कर पाता है बच्चा, ठीक है। और बाल्यावस्था में जाते जाते दूसरों के व्यवहारों को स्वीकार करना प्रारंभ कर देता है। दल या गैंग का सदस्य होने में सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है, निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में अच्छा होता है, बेहतर होता है, निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल ले लेता है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। मतलब ये इस विचार के विपरीत है, बाकी सब सही है। वयस्कों पर निर्भर नहीं होता है बाल्यावस्था, मतलब बाल्यावस्था में बच्चा अपने आप भी अपना काम करना सीख लेता है, जिम्मेदारियों को निभाना क्या होता है, सीख लेता है बच्चा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है बच्चा, ठीक है। लेकिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल ले लेता है, ये इसके विपरीत है, ठीक है, बाकी सारी सही है। दल बनाना उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है, ठीक है। और यहाँ इस अवस्था में बालक अपने आयु वर्ग के बालकों के साथ समूह बना लेते हैं, अपने समूह बालकों के साथ खेलते हैं, इससे मित्रता की भावना का विकास होता है और आवश्यकता के लिए अभिभावक पर धीरे धीरे निर्भरता भी कम हो जाती है। अतः प्रश्न की विपरीत यही सही है कि छोटी छोटी, अतः वचन गलत है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वया संधि काल में निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। वया संधि का काल क्या होता है, वया संधि मतलब क्या है, अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही होते हैं, सत्ता के विपरीत विरोधी होते हैं, ठीक है। और ये विशेषता नहीं है कि सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना किसी भी किशोर को पसंद नहीं होता है, ठीक है। इस दौरान बच्चे सक्रिय खेलों को ज़्यादा पसंद करते हैं। इन्होंने बोला सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना, भाई बुढ़ा थोड़ी ना हो गया है, ठीक है, वो अभी किशोरावस्था में है, ठीक है, तो वो तो सक्रिय खेल खेलना ही पसंद करेगा ना, तो इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है, ओके। मिडिल स्कूल के वया संधि एक संक्रमण काल होता है जो बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के मिश्रित गुणों से बनता है। इस अवस्था में बच्चा अस्थिर, अशांत तथा विद्रोही स्वभाव का होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मिडिल स्कूल के बारे में बात करते हैं। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं। स्वकेंद्रित, अपने आप में केंद्रित, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। बच्चा कोई बाल्य शैशवावस्था में थोड़ी ना है जो स्वकेंद्रित हो जाएगा। सामाजिक व्यवहार, मिडिल स्कूल के बच्चे क्या करते हैं? सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। मतलब जैसा देखते हैं उनसे प्रभावित होते हैं, अपने साथियों के व्यवहार से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल बात सही है। इस अवस्था में अधिकार बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। मतलब सबसे ज़्यादा वृद्धि कब होती है? शैशवावस्था में होती है। ठीक है, तो गति में क्या, वृद्धि में स्थिरता आ जाती है। ठीक है। बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वप्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। ठीक है, बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर होता है। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं, स्वकेंद्रित नहीं होते। स्वकेंद्रित होना शैशवावस्था की विशेषता है। ठीक है, वया संधि की विशेषता नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु जो बच्चे की होती है पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। ये 3 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। जो कॉल एंड ब्रूस ने माना है पूर्व बाल्यावस्था, जो कॉल एंड ब्रूस ने डिवाइड किया है। ठीक है, तो खिलौने की आयु को पूर्व बाल्यावस्था माना गया है और ये 3 वर्ष से 6 वर्ष तक मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? देख लेते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं। दल या समूह रहने की विशेषता, दल या समूह में बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में रहना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अनुकरण, बच्चे शैशवावस्था की विशेषताएं शामिल होती है ना पूर्व बाल्यावस्था में। ठीक है, अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, प्रश्न करने की अवस्था होती है, खेलने की अवस्था होती है। ठीक है, शारीरिक विकास में तीव्र होता है भाई शैशवावस्था के दौरान। शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है और पूर्व बाल्यावस्था भी 3 से 6 वर्ष तक ही मानी जाती है। तो इसमें बालक के विकास में तीव्रता तो रहती ही है। स्वप्रेम या नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति भी रहती है। संवेगों का बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करते हैं इसमें बच्चे। मूल प्रवृत्ति पर आधारित इनका व्यवहार होता है। ठीक है, तो दल या समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है बल्कि बाल्यावस्था की है। दल या समूह बाल्यावस्था, बच्चा बाल्यावस्था का हो या उत्तर बाल्यावस्था का हो, ठीक है, उसमें रहता है दल या समूह में। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ए वाला सही हो जाएगा आपका। ओके, ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है। ठीक है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास कब होता है बच्चे में? ठीक है, तो ये कब होता है? बाल्यावस्था में होता है। जब बाल्यावस्था में छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, देखो छोटा होता है बच्चा, ठीक है, चाहे आप उसे जैसे नहला लो, धुला दो, कुछ भी कर दो, खिला दो, खाना खिला दो, है ना, कैसे भी, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है। जब लेकिन छोटे छोटे बच्चे जब बाल्यावस्था में आते हैं ना, तो नहाने जाते हैं तो शर्माने लगते हैं, थोड़ा सा हेजिटेट होने लगते हैं। इसका मतलब क्या, उनका डेवलपमेंट हो रहा है और वो शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में इंटर कर चुके हैं। ठीक है, तो उनमें थोड़ा सा शर्म, भय, उत्साह, गर्व। छोटा बच्चा डरता भी नहीं है भाई, वो किससे डरेगा, उसमें ये सब है ही नहीं ऐसी भावना का विकास, है ना। तो ये सारी भावनाओं का विकास कब होता है? बाल्यावस्था में होता है। और संवेग, मतलब संवेगात्मक जो विकास होता है उसकी शुरुआत हो चुकी होती है, परिपक्वता आने लगती है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की। छोटा बच्चा आपको लात मार देगा, कुछ भी करेगा, कैसा भी व्यवहार करेगा, आप उस कोई खिलौना लोगे आपको 2 थप्पड़ भी जड़ देगा। लेकिन बाल्यावस्था में नैतिकता का मतलब आने लगती है, धीरे धीरे संवेगात्मक विकास आने लगता है। कोई भी मतलब छोटे बच्चे से कोई भी चीज़ लोगे आसानी से नहीं देगा, रोएगा, चिल्लाएगा। लेकिन बाल्यावस्था में बच्चे से कुछ भी मांगो आप, आपका ये, मुझे ये अच्छा लगता है, आपका ये बॉक्स अच्छा लगता है, तो वो दे देगा, बोलेगा ले लो, है ना। ऐसे बोलते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, है ना। तो इसमें संवेगात्मक विकास भी अच्छे से होने लगता है, बच्चों की शुरुआत हो चुकी होती है डेवलपमेंट की। और जीवन का अनोखा काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। ठीक है, और इसी में संवेगात्मक लक्षण आते हैं, तो शर्म, भय, उत्साह, गर्व, ये सब, इस सब की भावना का विकास भी बाल्यावस्था में ही होने लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? ठीक है, पर निर्भरता। बाल्यावस्था में पर निर्भरता नहीं होती। पर निर्भरता बच्चा शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा होता है। दूसरों पर निर्भर बच्चा सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में होता है। सामूहिकता की भावना,
ठीक है। अनुकरण की प्रवृत्ति शैशवावस्था, धार्मिकता बाल्यावस्था की है ही नहीं, सामूहिकता की भावना होती है। बाल्यावस्था में बच्चे क्या होते हैं, सामूहिकता की भावना बच्चों में होती है, बाल्यावस्था में होती है। ठीक है, तो बाल्यावस्था आपको याद रखना है। और कौन कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता है पढ़ लो, ये क्वेश्चन आएगा, ज़रूर आ सकता है। सामूहिकता की भावना बहुत तेज होती है बाल्यावस्था में, आत्मनिर्भरता की भावना होती है, मानसिक योग्यताएं तीव्र गति से होती हैं। ठीक है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो जाती है, शारीरिक विकास में स्थिरता आने लगती है। क्यों? क्योंकि शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था आती है तो विकास स्थिर होने लगता है। ठीक है, रचनात्मक कार्यों में आनंद आता है, बच्चे बहुत अच्छे अच्छे रचनात्मक कार्य करते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। मैंने बताया था व्यक्तित्व के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, युंग ने बांटा है क्या व्यक्तित्व के विकास को? दो भागों में किसने बांटा, जरा बताइए। युंग ने बांटा है ना, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जो बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, सामाजिक प्राणी होते हैं ना, उन्हें बहिर्मुखी बोलते हैं, और जो बच्चा हेजिटेट होता है, बात करने में शर्माता है, दूसरों से कम बोलता, अच्छा नहीं लगता उसे ज़्यादा बोलना, वो अंतर्मुखी होता है। ठीक है, और बाल्यावस्था में बच्चों की रुचियों में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चों में सबसे अधिक होना संभव है। सबसे अधिक 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक क्या होता है? समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी होती है बाल्यावस्था में बच्चे की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहा जाता है? किशोरावस्था कहा जाता है। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है? उत्तर किशोरावस्था में। ठीक है, सबसे अधिक प्रभाव कब डालता है सहपाठियों का? उत्तर किशोरावस्था में। ठीक है, अंतिम चरण में। किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आत्मचेतना कम, बुद्धि अपनी चरम सीमा में होती है, सबसे अधिक संवेगात्मक विकास किशोरावस्था में होता है, कई नवीन आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, क्योंकि आंतरिक परिवर्तन तो होते ही हैं, हार्मोनल चेंज होता है, बाहरी दुनिया के साथ भी तालमेल बिठाना पड़ता है ना, तो इसीलिए संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था भी कहते हैं किशोरावस्था को। आत्मचेतना कम नहीं होती है, बढ़ती है किशोरावस्था में, है ना, ये कह रहे कम होती है, इसीलिए ये गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था ही होती है, संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था। ऐसा किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था, है ना। तो वो कौन सी कॉफ़ी आती है स्टैनले, ऐसे ही होती है ना, वो याद रख लेना बस। किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? ठीक है, अहम केंद्रितता का। अहम केंद्रित, देखो, तर्क, प्रेक्षण की योग्यता, अभिरुचियाँ, ये सब किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। अहम केंद्रित बच्चा होता है शैशवावस्था में। ठीक है, जन्म से 5 या 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है? भाई, विपरीत लिंग की ओर सबसे ज़्यादा व्यक्ति कब आकर्षित होता है? किशोरावस्था में। भाई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कब बनाना स्टार्ट करते हो? होते ही बनाने लगते हैं क्या? किशोरावस्था में। जाहिर सी बात है, लोग ऐसी बातें कब करते हैं? ठीक है, किशोरावस्था में ही करते हैं ना, है ना। तो अभी ये मत बताने लगना कि मेरी मतलब अपने अपने नहीं नहीं, इतना नहीं। ठीक है, बस ये जानना है आपको कि किस एज में बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, क्या सामाजिक, मानसिक और व्यक्तिगत परिवर्तन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है ना। आप लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने लगते हो और अननेसेसरी क्वेश्चन पूछने लगते हैं। अभी कुछ लोग तो पूछने लग जाएंगे, मैम आप शादी कब करोगी, ये वो। जैसे लग रहा है शादी ही इस दुनिया में सब कुछ है। नहीं करूँगी शादी, मतलब मेरी ज़िंदगी में कुछ पसंद नहीं है क्या? चैन शांति से रहना, है ना। शादी कर लो, बस हो गया सारा हल। हाँ, मुझसे कम से कम 10-15 लोग तो दिन में यही पूछते हैं कि मैम आप शादी कब करोगे, आना है क्या मेरी शादी में, या फिर कोई लड़का वड़का देख रखा है मेरे लिए, है? देखा हो तो बता दो भाई। मैंने कोई नहीं देख रखा है। मैं देखूंगी भी नहीं।
निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है? ठीक है, किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या कहलाती है? संघर्ष की अवधि, है ना। देखो कितना इंटरेस्ट आने लगा अब आप लोगों को। वीर पूजा की भावना। वीर पूजा की भावना कब उत्पन्न होती है? कौन सी स्टेज में बच्चा किसी न किसी को अपना आइडल मानने लगता है, अपना आदर्श मानने लगता है? तो किशोरावस्था में। जनरली जब हम लोग किशोरावस्था में थे, मैं अपनी भी बात बता रही हूँ, ठीक है। तो मेरी आजकल के बच्चों का मैं इतना नहीं बता सकती हूँ, लेकिन किशोरावस्था में क्या करते हैं बच्चे, अपने पास कोई ना कोई भगवान की मूर्ति रखना प्रारंभ कर लेते हैं, कोई ना कोई भगवान का लैकेट अपने गले में डालना शुरू कर लेते हैं, है ना। अभी तक नहीं करते थे ना, तो शैशवावस्था में करते थे ना बाल्यावस्था में। जैसे किशोरावस्था आती है, बच्चे वीर पूजा, भगवान किसी भगवान को वो मानने लग जाते हैं, ठीक है। किसी ना किसी को अपना आइडल मानने लग जाते हैं। कोई भगवान को मानता है, कोई महान व्यक्तित्व को मानता है, जैसे स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, है ना। ऐसे व्यक्तियों को कोई ना कोई अपना आदर्श मानता है। तो ये वीर पूजा की भावना कब से जागृत हो जाती है? किशोरावस्था से जागृत होने लगती है बच्चों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है किशोर। जब बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो जाता है तो उसे किशोर ही तो कहेंगे, है ना। एक 13 वर्षीय बालक बात बात पे अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करे। ऐसा अगर कोई करे, जान जाओ वो किशोरावस्था में किशोर बन चुका है, ठीक है। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था होती है। मुझ में तो मतलब तनाव क्रोध नहीं, हाँ गुस्सा कह सकते हो। तनाव अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है तनाव, लेकिन किस बात बात पे गुस्सा आना, ऑब्सेशन होना, है ना, ये अलग होता है। ये मुझ में है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे, ठीक है। मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। विकास की सबसे तीव्र गति कब होती है? किशोरावस्था में होती है, ठीक है। विकास की तीव्र गति का मतलब क्या? जब आपकी मानसिक शक्ति एकदम बढ़ चुकी है, ठीक है, आपका संवेगात्मक विकास हो चुका है, सोचने समझने तर्क करने की क्षमता एकदम बढ़ चुकी है, हो चुकी है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? विकास की तीव्रता हो जाती है, किशोरावस्था में हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? भैया बाल्यावस्था में समवयस्कों के सक्रिय सदस्य बनने लगते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन आ सकता है, यूपी टेट में भी आया है, सी टेट में भी आया है और DSSB में भी आया, और इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल होती है? भैया स्टैनले हॉल को याद रख लीजिए, फिर किशोरावस्था लगा के चले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किशोर क्या अनुभव करते हैं? दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार का अनुभव करते हैं, ठीक है। ऐसा किसने कहा है? ब्लेयर जोन्स सिम्पसन ने कहा है। बस इतना याद रखिए, किशोर क्या करते हैं? दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार का अनुभव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन। शारीरिक परिवर्तन तो हो ही रहा होता है उनका, मानसिक शक्तियाँ भी उनकी बहुत डेवलपमेंट हो चुकी होती हैं, तो दोनों में तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं। शारीरिक परिवर्तन क्या होते हैं बता चुके हैं, ठीक है। हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। और तार्किक ये सब तो चल ही रहा होता है ना। संघर्ष, तनाव, तूफान, भविष्य की चिंता होती है किशोरावस्था में। विद्रोह की भावना कब प्रकट होती है? बच्चों में पूर्व किशोरावस्था में होती है विद्रोह की भावना, ठीक है। पूर्व किशोरावस्था में बच्चे थोड़ा सा आप परिपक्व आप कह सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा विद्रोही प्रवृत्ति के होते हैं भाई, नई नई दुनिया में एंटर करते हैं बच्चे, ठीक है। तो विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है पूर्व किशोरावस्था में बच्चों में। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यूपी टेट में पूछा गया है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन, मार्क कर दिया मैंने इम्पोर्टेंट, है ना। PDF किसको किसको चाहिए कमेंट कर देना।
हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? किशोरावस्था, स्टैनले हॉल की बात कर रहे हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी 1904 में, एडोलसेंसेस। उसी में किशोरावस्था आकस्मिक विकास के सिद्धांत की व्याख्या की थी और इन्होंने बताया था किशोरों में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, वो अचानक से होते हैं, अकस्मात होते हैं, तत्क्षण होते हैं, तत्काल होते हैं ना। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है? किशोरावस्था में। बुद्धि, देखो मस्तिष्क का डेवलपमेंट 90% शैशवावस्था, लेकिन बुद्धि विकास ये सब अपने चरम सीमा में होती है, ठीक है, मतलब एकदम हो चुकी होती हैं, ठीक है, ये किशोरावस्था में होती है। ओके, मतलब एकदम बच्चा परिपक्व हो चुका है, बुद्धि का एकदम से विकास हो चुका है, सोचने समझने, तर्क करने, चिंतन मनन करने की क्षमता बच्चे की हो चुकी होती है, तो ये किशोरावस्था में होती है। ओके, हाँ, बहुत देर से बोल रही हूँ, खैर बोला तो नहीं जा रहा है, लेकिन पेपर है आपका। संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? ठीक है, बच्चों के जो संवेग होते हैं, ठीक है, उनमें तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध। किशोरावस्था में क्या होता है? बच्चों के संवेगों में तीव्रता आने लगती है, क्यों? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध होने से, और उनको व्यवसाय की समस्या होती है, नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने, समायोजन करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो सारी विशेषताएं हैं, सही है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करते हैं बच्चे पूर्व किशोरावस्था में। इसी बच्चे क्या होते हैं? विद्रोही हो जाते हैं, ठीक है, चाहे पूर्व किशोरावस्था का हो या फिर उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। मान लीजिए सामान्यतः इस अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था कहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो पूर्व किशोरावस्था नहीं दिया है आपका, तब उत्तर बाल्यावस्था लगा दीजिए, ठीक है, लेकिन इसका सबसे तर्क संगत उत्तर बाल्यावस्था होगा, लेकिन पूर्व किशोरावस्था दिया है तो वही लगाइए आप, है ना। मानसिक परिपक्वता को ऊंचाइयों को छूने लगता है बच्चा किशोरावस्था में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वगाही किशोर किशोरी अपनी समस्या के प्रति क्या होते हैं? अति कठोर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? अपनी समस्या के प्रति अति कठोर होते हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक तनाव तो उपल किशोरावस्था। ये क्वेश्चन भी अगर कोई गलत कर रहा है ना, तो फिर उस क्या बताऊँ। समान लिंग मित्रता के दौरान प्रबलित होती है। समान लिंग मित्रता, देखो किशोरावस्था की प्रारंभिक काल में तो बच्चे समान लिंग के मित्रता करने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे उत्तर किशोरावस्था आती है ना, प्रारंभिक किशोरावस्था यार, उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं हम। जब भी हम प्रारंभिक किशोरावस्था कहेंगे ना, तो समझ लीजिए उत्तर बाल्यावस्था है। तब तो बच्चे मित्रता करते हैं अपने समान लिंग की तरफ, मतलब लड़का लड़के से दोस्ती करेगा, लड़की लड़की से दोस्ती अच्छी लगती है उनको, ठीक है। लेकिन जैसे ही बच्चा उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था में एंटर करता है, तो फिर बच्चों की दोस्ती विपरीत लिंग के अनुसार हो जाती है, मतलब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम, ठीक है, समझ जाइए। ओके, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, ये प्रोसेस है, मतलब ये एक प्रोसेस है, मजाक की बात नहीं है, ठीक है, ऐसा होता है नेचुरली, ठीक है। जैसे ही बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में होते हैं ना, जब छोटे छोटे बच्चे, उन्हें लड़कों से ही दोस्ती रहेगी ना, कॉलेज की मतलब जो भी गर्ल्स होंगी उनसे इतना बात करने में उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगी, है ना। वो अपने उनके फ्रेंड बॉयज़ में ही होंगे, गर्ल्स में ही होंगे। लेकिन बच्चा जैसे इंटर करता है पूर्व किशोरावस्था में, या फिर हम कहें उत्तर बाल्यावस्था में, वैसे ही उनका आकर्षण जो होता है, अट्रैक्शन विपरीत लिंग की तरफ होने लगता है। लड़के लड़कियों से दोस्ती करना पसंद करने लगते हैं, और लड़की लड़कों से दोस्ती करना पसंद करने लगती है ना। तो ये एक स्टेज है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किशोरावस्था के दौरान पुरुष और स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है। बिल्कुल सही बात है, एक कोई भी व्यक्ति जो है किशोरावस्था के दौरान ही पुरुष और स्त्री, है ना, की सामाजिक भूमिका को प्राप्त करता है। उचित यौन शिक्षा सबसे ज़्यादा प्रदान की जानी चाहिए, किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों को उचित यौन शिक्षा, है ना। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, क्या होते हैं? मस्तिष्क तथा मेरुदंड होते हैं, यूपी टेट में आया हुआ है।
और आप याद कर सकते हैं, है ना। पेपर है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। जब मैं 2 घंटे 1.5 घंटे बैठ के पढ़ सकती हूँ, पूरा दिन लग जाता है वीडियो PDF बनाने में, ठीक है, तो आप पढ़ नहीं सकते हो। एग्ज़ाम मेरा है या आपका है? आपका है तब भी मैं पढ़ रही हूँ आपके साथ, आपको समझा रही हूँ, तो आपको टिकना ही पड़ेगा इतनी देर तक। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ठीक है, तो शैशवावस्था या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था। जब हम शैशवावस्था की बात करें या प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब पूर्व बाल्यावस्था, इसका मतलब क्या है? उत्तर शैशवावस्था। हाँ, ये सारी चीज़ें आप कुछ चीज़ें आप समझना भी प्रारंभ करिए, ठीक है। तो शैशवावस्था के दौरान शारीरिक वृद्धि बहुत तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है। सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास, लड़कियां लड़कों से 2-3 वर्ष क्या होती हैं? आगे होती हैं विकास में। शारीरिक विकास में लड़कियां जो होती हैं लड़कों से 2-3 वर्ष आगे होती, ऐसा जनरली माना जाता है। ऐसी सोच है लोगों की, ठीक है, और ऐसा माना भी जाता है। वेट लिफ्टर पहलवानों को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाना होता है। उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? प्रोटीन। अच्छा, जो ये क्लास करेगा ना उसके मैक्सिमम आपके 30 में से मान लीजिए कि 2-3 क्लासेस मेरी जो मैराथन होंगी CDP की, उसमें आपके 30 में से 25-26 क्वेश्चन तो फंसेंगे ही फंसेंगे, ये तो एकदम श्योर है। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। पीयूष ग्रंथि का यौन परिपक्वता में बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को ही कहा जाता है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले भाग में पाई जाती है। नवजात शिशु का भार होता है 7 पॉइंट लगभग 7.5 पाउंड के आसपास होता है। कौन सा शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण नियम है? अनियमित विकास का नियम शारीरिक विकास का नियम है, ठीक है। यूपी टेट में पूछा भी गया है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, वातावरण, खेल, व्यायाम, सभी इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, पूछा गया है यूपी टेट में। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं भाई, शारीरिक वृद्धि और विकास को हम क्या कहेंगे? शरीर की बात हो रही है ना, तो उसको अभिवृद्धि कहेंगे भाई। जब हम विकास में शारीरिक वृद्धि की बात करेंगे तो वो अभिवृद्धि हो जाएगी, लेकिन जब हम विकास में मानसिक वृद्धि की बात करेंगे तो हमारा मानसिक क्रियाएं हो जाएंगी, सोचने समझने की क्षमता, है ना, तार्किक क्षमता, ये सब। नेक्स्ट है हमारा, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सही है भैया, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ क्या होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं। बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वह विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। भैया बच्चा स्वस्थ ही नहीं होगा, बच्चे का शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो बच्चा कैसे अपना डेवलपमेंट कर पाएगा? बच्चा खेल में कैसे पार्टिसिपेट कर पाएगा? बच्चा अधिगम कैसे कर पाएगा? बच्चा लर्निंग कैसे कर पाएगा? बच्चा अपना संपूर्ण विकास ही नहीं कर पाएगा जब तक बच्चा क्या होगा? स्वस्थ नहीं होगा। तो शारीरिक विकास क्या होता है? विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है? भैया पीयूष ग्रंथि, यूपी टेट बहुत बार पूछे हैं ये क्वेश्चन, है ना, तो कोई भी आपको वो नहीं रखना है। शारीरिक विकास निम्न आयु सीमा में धीमा हो जाता है। देखो, शारीरिक विकास सबसे तेज होता है शैशवावस्था, ठीक है, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। उसके बाद क्या होता है? धीमा हो जाता है। बच्चे के शारीरिक विकास 5 से 6 वर्ष की आयु के बाद जो होता है धीमा हो जाता है, ठीक है। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है 3 वर्ष तक। उसके भार, लंबाई, चौड़ाई में वृद्धि होती। 3 वर्ष के बाद विकास में गति में कमी आ जाती है। मतलब हम कह रहे हैं कि जो पूर्व शैशवावस्था होता है, ठीक है, उसमें विकास की गति बहुत तेज़ी से होती है, बहुत तेज़ी से होती है। और जो उत्तर शैशवावस्था होती है, मतलब पूर्व बाल्यावस्था होती है,
पूर्व बाल्यावस्था कब स्टार्ट होती है? 5 या 6 से 12 वर्ष। ठीक है, इसमें बच्चे की शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है 5 या 6 से 12 वर्ष, है ना। तो इसी से हो जाएगी स्थिरता। कब आएगी? बच्चे का विकास धीमा कब होगा? 5 या 6 से 12 या 13 वर्ष तक। ठीक है। बालक चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम क्या होता है? अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक होता है। ये सीटेट में आया है 2019 में जुलाई में। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना। ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लिखना क्या है? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा था। ठीक है, उनका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल पा रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है। क्यों नहीं चिंतित है? क्योंकि वह जानती हैं कि वह जितना नहीं क्योंकि वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए अभी सामान्य समयबद्ध के अंतर है। देखो, कोई बच्चा 2 महीने में, मान लो कोई बच्चा 10 महीने में चलना सीख लेता है, कोई 8 महीने में सीख लेता है, कोई 12 या 14 महीने में सीखता है। लेकिन ये क्या होती है? यही समय अवधि का अंतर होता है। ठीक है, तो वो जानती है कि ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है और वो समय के अंदर ही है, इसीलिए वो लेडी चिंतित नहीं होती है। ठीक है, वो जानती है कि 12 महीने में नहीं सीखा तो 15 महीने में सीख तो जाएगा, क्योंकि ये डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर है। इतने से इतने तक वो सीख सकता है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, अलग गति से सीखता है। सभी का विकास समान नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता ही है ना। कौन सा उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है? लिखना। लिखना क्या है? मोटर अवस्था कब कहा जाता है? मोटर कौशल, देखो, जब बच्चा इंद्रियों के द्वारा प्रयोग करता है। बच्चों जब इंद्रिय गामक अवस्था में सोचना प्रारंभ, मतलब जब बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है। ठीक है, संवेगात जो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक बच्चा जब शैशवावस्था में होता है ना, तो कोई भी चीज़ वस्तुओं को पकड़ता है, अंगूठा मुंह में डाल लेता है, कुछ भी, मतलब छोटे छोटे काम ऐसे करता है। ठीक है, वस्तुओं को पकड़ता है, छोड़ता है, गिराता है। ये सब क्या है? छोटे बच्चों की विशेषताएं हैं जब बच्चा बाल्यावस्था में है। ठीक है, तो ये लिखना उदाहरण क्या है? उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है लिखना। ठीक है, लिखना मतलब सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल क्या है? लिखना, ड्राइंग करना, मतलब इन सब चीज़ों की स्टार्टिंग करना, ये सारी चीज़ें हैं। ओके। कौन किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? देखो, स्वास्थ्य, कोई बच्चा बीमार होगा तो उसको क्षति होगी, उसको प्रॉब्लम होगी व्यक्तिगत तौर पे, सबको नहीं प्रॉब्लम होगी। किसी बच्चे की बुद्धि कम है तो उसको व्यक्तिगत रूप से प्रॉब्लम होगी, सबको नहीं होगी। कोई बच्चा संवेग में तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, अच्छे से संवेग को बैलेंस नहीं कर पा रहा, तो बच्चे को खुद को प्रॉब्लम होगी, दूसरों को नहीं। लेकिन इसमें सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तो बच्चे के परिवार, मित्र मंडली, दोस्त, है ना, तो ये सब सामाजिक विकास के लिए उनको प्रभावित करेंगे, है ना। और ये सारी तीनों चीज़ें क्या करेंगी? बच्चे के व्यक्तिगत विकास को ये तीनों प्रभावित करेंगे, लेकिन सामाजिक विकास को ये प्रभावित करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक एवं परिवेशजन्य तत्व, यही सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ होता है भैया? सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं, मुझे लगा डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं केवल। उत्तर बाल्यावस्था, बच्चा सामाजिकता की ओर कब उन्मुख होता है? उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, या फिर पूर्व किशोरावस्था से, है ना, बच्चे में सामाजिकता का विकास होने लगता है। शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर। ठीक है, बच्चे को जितना ज़्यादा अवसर दोगे तभी तो बच्चा मतलब डेवलपमेंट हो पाएगा। बच्चे को दिखाए गए प्यार पर, या फिर वह सीमा जहाँ तक दूसरों का ध्यान, बच्चों को जब तक अवसर नहीं दोगे ना दूसरों से बात करने को, आप दरवाजे के कमरे में बंद करके बच्चों को रखोगे, सामाजिक विकास कैसे होगा?
जितना उसे दूसरों से बातचीत करने का अवसर दोगे, जितना दूसरों बच्चों के साथ दोस्ती करने दोगे, खेलने दोगे, घुलने मिलने दोगे, उतना ही तो उसके सामाजिकता का विकास होगा, है ना। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर, विद्यालय, परिवार, इन सभी से होता है। ठीक है, आर्थिक तो इन्होंने बेकार लिख दिया, सामाजिक आर्थिक स्तर, विद्यालय, परिवार, इन सभी से होता है बच्चे का विकास प्रभावित, सामाजिक विकास प्रभावित। ओके, कौन सी प्रवृत्ति भावनात्मक विकास से संबद्ध नहीं है? भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है, ये गलत बात है। ठीक है, ये नहीं होता है, जन्म के साथ ही भावनाएं थोड़ी ना विकसित होने लगती हैं। ठीक है, जब बच्चा पर समाज में आता है, उससे तालमेल बिठाना प्रारंभ करता है, तभी तो भावनाओं का विकास होता है। ओके, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये किससे संबंधित है? संवेगात्मक विकास से। देखो, नाराज होना, खुश होना, गुस्सा करना, डर लगना, ये क्या है? ये संवेग होते हैं हमारे, है ना। तो कोई व्यक्ति जब नाराज होता है, उसे कितनी मात्रा में नाराज होना है, कैसे नाराज होना है, कब नाराज होना है, अपना गुस्सा कैसे दिखाना है, ये क्या होता है, इन सब में बैलेंस बनाना क्या होता है? संवेगात्मक विकास होता है। और मुझे सब में बैलेंस बनाना बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ अपने गुस्से से, है ना। खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं, तो यह विकास के में निम्न में से कौन सा है? ठीक है, संवेगात्मक विकास। ठीक है, खेल के माध्यम से छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीखते हैं, और जब संवेगों पर नियंत्रण करना सीखेंगे तो उसे संवेगात्मक विकास ही तो कहेंगे। कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं को, जब आप उसकी बातों को रिस्पेक्ट करोगे, उसकी बातों को एक्सेप्टेंस दोगे आप, ठीक है, तभी तो बच्चे का सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास अच्छे से हो पाएगा, है ना। व्यापक वफादारी, दया भावना में वृद्धि एवं मानसिक स्थिर स्थिति में उतार चढ़ाव, ये क्या है? ये किससे संबंधित है? संवेगात्मक विकास की विशेषताएं हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यही आ गया। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, थकान, मानसिक योग्यता। सही बात है, जब आप थके हुए होते हो तो आपका व्यवहार थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है। जब आप बीमार होते हो तब भी आपका व्यवहार थोड़ा असामान्य होता है ना। जब आपकी मानसिक योग्यता, जब आप मान लो किसी का दिमाग ही खराब है तो उसका व्यवहार अलग होता है ना। तो संवेगात्मक विकास को ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं, इसीलिए डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या है? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश बच्चों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है। बच्चों के अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए आवश्यक है। कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। ठीक है, कक्षा कक्ष की गतिविधि ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायता मिल पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, खेल विधि काहे पर आधारित होती है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, विकास एवं निचली कक्षाओं में जो खेल पद्धति मुख्य रूप से किस पर आधारित होती है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? खेल के माध्यम से सीखते हैं, है ना। जोड़ घटाना, गुणा भाग, है ना, ये सारी लर्निंग ये कैसे करते हैं? खेल के माध्यम से ही तो करते हैं। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा, वहीं दूसरा बच्चा उस भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा। दोनों कौन सी गलती कर सकते हैं? विकासात्मक गलती कर सकते हैं भाई दोनों बच्चे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? ठीक है, तो क्या है? अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी पीछे रह जाती है। जो अधिगम की दर होती है वो विकास की दर से कभी कभी पीछे रह जाती है। ठीक है,
6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक स्वरूप होना चाहिए, सीखने में स्वायत्तता होनी चाहिए, क्रिया आधारित या अंतर क्रियात्मक अधिगम, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्र अधिकांश कार्य अपने हाथों से करेगा, स्वयं के हाथों से करेगा, तो उसमें क्या होगा? आत्मनिर्भरता पैदा होगी। भाई जितना बच्चों के ऊपर जिम्मेदारियां डालोगे, उनको अवसर दोगे, काम करने के अवसर प्रदान करोगे, उतना ही ज़्यादा बच्चा क्या होगा? आत्मनिर्भर होगा। ओके, है ना। तो हम लोग वैसे भी आत्मनिर्भरता पे ज़्यादा आजकल जोर दे रहे हैं। मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए क्या होना चाहिए? ठीक है, काहे का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए? विकासात्मक अवस्थाओं का। अगर टीचर को यही नहीं पता है कि अलग अलग आयु के बच्चे, मान लीजिए आपकी क्लास में हैं, और आपको यही नहीं पता है कि क्लास 3rd के बच्चे से कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्लास 10th, है ना। मान लो कोई बच्चा 5 साल का है, उससे क्या पूछना चाहिए, कैसा क्वेश्चन पूछना चाहिए, किस लेवल का क्वेश्चन पूछना चाहिए। कोई 15 साल का है, उससे क्या पूछना चाहिए। मिश्रित आयु का मतलब क्या? अलग अलग आयु वाले बच्चे, है ना। मान लो आपकी क्लास में कोई 3 साल का बच्चा है, कोई 2 साल का बच्चा है, कोई 12 साल का है, कोई 15 साल का, तो हर बच्चे के लिए क्वेश्चन भी तो अलग होंगे ना, है ना। मान लो कोई 3 साल का बच्चा, आप उससे क्या पूछोगे? आप उससे पूछोगे आपको ABCD आती हैं, या फिर मैं आपको पढ़ा दूँ, ऐसे करके बोलोगे ना। अब कोई 12 साल का बच्चा हो तो उससे 2 का टेबल ही सुनोगे ना, 2 या 4 का, है ना। तो अगर आपको यही नहीं पता है कि किस एज में बच्चे को कि क्या विकासात्मक अवस्थाएं हैं, तो आप अच्छे से पढ़ा ही नहीं पाओगे, है ना। तो विस्तृत आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान होना। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की क्या होती है? अनूठी अवधि होती है। ठीक है, बचपन क्या होता है? वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? अधिगम और विकास एक दूसरे से क्या होते हैं? जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं, गुथे होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हो। अंतर संबंधित का मतलब यही है। ठीक है, शिक्षण का विकासात्मक परिपेक्ष शिक्षकों से यह मांग करता है कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अन्वेषण युक्तियों का अनुकूलन करें। बी इज द राइट आंसर, एज इट इज रट लीजिए, आ सकता है ये क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट को बस इतना, क्वेश्चन सारे हो गए हैं। अब इसकी थ्योरीज करानी है, इसका मैं आधे घंटे या 1 घंटे का वीडियो बना के डाल दूँगी, है ना। तो इससे भी ये है कि ये लेक्चर जो बच्चा कर लेगा अच्छे से, उसके मतलब CDP का जो मैं करा रही हूँ 1000 अराउंड क्वेश्चन मैं कराऊंगी, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वहाँ से CDP में आपको ये हो जाएगा कि आपको 20 से 25 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट मिल जाएंगे, तो और कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, और जो डिस्प्यूटेड जो क्वेश्चन है ना, उनको मैं एक साथ लेके आपको उन्हीं का वीडियो बना दूंगी जो आयोग मान रहा है, क्योंकि इस मेन मुद्दा चल रहा है आजकल डिस्प्यूटेड क्वेश्चन जो है कि हर एक बुक में इसका आंसर अलग मिल रहा है, दूसरे में अलग मिल रहा है, उनको मैं एक साथ ले लूँगी। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए अगर आपको अच्छा लगता है तो। ओके, थैंक यू सो मच।